हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर, कंफर्मेशन दोगे? ऑडियो वीडियो एकदम जी, आई होप क्लियर है। यस इट इज क्लियर। गुड बाय। चलो, तो अपन लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? 152 सबसेक्शन 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। 152 सबसेक्शन 6। ओके, तो आज हम 152 सबसेक्शन 6 को पूरे उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। पहले एक छोटा सा पोर्शन 152 सबसेक्शन 6 में रह गया है, तो जिसको उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्या रह गया है? सवाल उठा, मैंने कहा जी जितने भी डायरेक्टर होते हैं उसमें से 2/3, कम से कम 2/3 उसका कितने होते हैं? रोटेशनल डायरेक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लिए जाते हैं? व्हेन आई से टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो उसमें कौन कौन लिए जाते हैं? लॉ कहता है देखो जी, वैसे तो सब लिए जाते हैं, बट इसमें कुछ लोग नहीं लिए जाएंगे। उनकी चर्चा लॉ कह रहा है कि कौन कौन नहीं लिए जाएंगे। कहता है जी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट इंक्लूड, अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओ ओके, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में आएंगे ही नहीं। ना वो रोटेशनल है ना वो नॉन रोटेशनल है। अच्छा जी, क्या मतलब है? आइएगा देखिए, नीचे एक एनालिसिस दिया होगा इस बात का। हाँ, ये रहा 152(6) का एनालिसिस। कहता है जी टोटल डायरेक्टर है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कितने? 15। अच्छा, मैं कहता हूं मान के चलते हैं कि कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी है। मान के चलते हैं कि कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, ये मान लिया मैंने। एज्यूमिंग कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, तो मैंने कहा जी मान के चल रहा हूं कि कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। ओके, अब इसका कंक्लूजन क्या होगा कि अगर टोटल डायरेक्टर 149(1) में 15 हैं और कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी में 149 सबसेक्शन 4 कहता है कि टोटल डायरेक्टर का 1/3 क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि टोटल डायरेक्टर इंटू 1/3 क्या हो गए आपके? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5। तो 149 सबसेक्शन 1 में तो सबको काउंट किया जाता है, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो उन्हें भी काउंट किया जाता है। द आंसर इज हाँ, उनको भी काउंट किया जाता है। ठीक हो गई इतनी बात। परंतु आज मुझे एक नई चीज पता लगी कि जब मैं 152(6) में टोटल डायरेक्टर देखूंगा जिसमें से रोटेशनल और नॉन रोटेशनल देखूंगा, तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काउंट नहीं होंगे। यानी कि जब मैं रोटेशनल डायरेक्टर के लिए 2/3 करूंगा, तो 2/3 किस पे करूंगा? 10 पे। और 10 कहां से आया? 15 माइनस 5 इजिकल टू 10। 10 का 2/3 मतलब 7, और बैलेंस मतलब नॉन रोटेशनल 10 माइनस 7 इजिकल टू 3 नॉन रोटेशनल। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर हैं जो ना तो रोटेशनल कैटेगरी में आएंगे ना नॉन रोटेशनल कैटेगरी में आएंगे, मतलब वो टोटल डायरेक्टर की काउंटिंग में लिए ही नहीं जाएंगे। सवाल उठा कि सर ऐसा केवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ होता है या बाकी डायरेक्टरों के साथ भी होता है? द आंसर इज बाकी डायरेक्टरों के साथ भी होता है। अगला सवाल उठा कि सर फिर और कौन कौन से डायरेक्टर हैं जो कि इस कैटेगरी में आएंगे? मैं कहता हूं वो अभी मुझे आपको बताना है, वो अभी मैंने बताया नहीं है, वो मुझे बताना है कि और कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर हो सकते हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, जो कि रोटेशनल और नॉन रोटेशनल दोनों में नहीं होंगे। ये मैं आपको कहां बताऊंगा? 161 में जाके बताऊंगा। इतनी बात क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब एक और सवाल उठता है, वापस आइएगा। हाँ जी, इसका एनालिसिस फिलहाल मैं कल करवा चुका था, मगर एक बार इससे ऊपर वाले पॉइंट को देखेगा। मैंने कहा जी जैसे कल का एग्जांपल लें, 15 डायरेक्टर थे D1 से D15, रोटेशनल कितने हुए? 10, D1 से D10। पहले रिटायरिंग बन के कौन से 3 जाएंगे? इस बात का डिसीजन कैसे होगा? मैंने कल भी बताया था कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा, मतलब फीफो बेसिस पे होगा। तो वही लिखा हुआ है कि डायरेक्टर टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट।
जो सबसे पुराने हैं वो सबसे पहले जाएंगे। अगला सवाल, मान लीजिए सारे एक ही दिन अपॉइंट हुए हैं। ओहो, ये तो पेच फंस गया। अगर सारे के सारे एक ही दिन अपॉइंट हुए हैं तो क्या होना चाहिए? अगर सारे के सारे एक ही दिन अपॉइंट हुए हैं तो आपकी नजर में क्या होना चाहिए? लॉ कहता है, देखो जी, अगर सभी एक दिन अपॉइंट हुए हैं तो एक काम करो, उनको कहो आपस में एग्रीमेंट कर लें। अगर वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं तो जो एग्रीमेंट हुआ है वो ठीक है, परंतु अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है तो फिर लॉटरी डाली जाएगी। याद है बचपन में ऐसे चिट डालते थे, ये रामलाल का नाम लिखा, ये पर्चियां डाली, मटके के अंदर डाली, फिर यूं यूं करते थे, यूं यूं करते थे, ये ले, ये पर्ची उठाई, देखते हैं जिसका नाम आएगा वो रिटायरिंग डायरेक्टर है। ओहो नथुलाल, याद आया? तो इसी तरीके से होगा बस, कि यानी कि हम पर्चियां डाल देंगे और पर्चियों में जिसका नाम आ गया, इसे कहते हैं लॉटरी सिस्टम। तो यानी कि बट एज बिटवीन द पर्सन हु हैव बिकम अ डायरेक्टर ऑन द सेम डे, रिटायरमेंट किनका होगा, यानी कि रिटायरिंग कौन होंगे, इसका फैसला सबसे पहले एग्रीमेंट से लिया जाएगा। बट एग्रीमेंट नहीं हो पाया तो फिर डिटर्मिनेशन लॉट के द्वारा होगा। यहां तक डन का मैसेज दे दो जी, डन का मैसेज दे दो। तो फिर डिटर्मिनेशन लॉटरी सिस्टम के द्वारा होगा। ठीक हो गई इतनी बात? अरे बताओ, ना कोई हां दे रहा है ना कोई ना दे रहा है। आइएगा, अब आते हैं हम 152 सबसेक्शन 7 पे, जिसका नाम है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। अब ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। रिटायरिंग डायरेक्टर थे D1, D2, D3। एजीएम के अंदर जब पहुंचे रिटायरिंग डायरेक्टर, तो इसके लिए तो हो गया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास, मतलब मेंबर्स ने कहा जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, यानी कि इसको रीअपॉइंटमेंट करके भेज दिया। ओके, D2 के लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, यानी कि इसको भी रीअपॉइंटमेंट करके भेज दिया। अब जब D3 का नंबर आया तो भाई साहब फेवर और अगेंस्ट दोनों बराबर में हो गए। अब अगर फेवर और अगेंस्ट दोनों बराबर हो गए हैं तो आपको बचपन में पढ़ाया गया था, मतलब इंटर में पढ़ाया गया था, मैडम ने पढ़ाया होगा कि बच्चों जब डिसीजन ना हो पाए या फेवर या अगेंस्ट दोनों बराबर में हो जाएं तो वहां पर चेयरपर्सन अपना वोट डाल सकता है। यही पढ़ाया था मैडम ने। अब क्या चेयरपर्सन कंपलसरी है कि वोट डालेगा ही डालेगा? ना, वो नहीं डाल रहा, क्योंकि लिखा है लॉ में चेयरपर्सन मे वोट। चेयरपर्सन कह रहा है मुझे वोट ही नहीं करना, मेरे तो फेवर और अगेंस्ट दोनों ही में, मैं तो दोनों तरफ हूं, तो मैं वोट ही नहीं कर रहा। वाह! तो इसका मतलब ले दे के कहना मैं ये चाहता हूं कि हुआ क्या, कोई डिसीजन नहीं हो पाया। और अगर कोई डिसीजन नहीं हो पाया तो अब क्या होगा, मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा। कब तक के लिए एडजर्न कर दिया जाएगा? नेक्स्ट वीक तक के लिए। और एडजर्न्ड मीटिंग के अंदर भी अगर फिर यही स्थिति बनी तो भाई मैं बार बार तो खेलता नहीं रहूंगा, ऐसे थोड़ा ना बार बार ही खेलता रहूंगा, चलो अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं, विले हैं सब, ऐसे थोड़ा ना होगा। तो इसलिए एक बार ही एडजर्नमेंट होगा, और अगर दूसरी बार भी यही सिचुएशन बनी कि कोई डिसीजन नहीं हो पाया है तो फिर इस व्यक्ति को मैं मान लूंगा कि ही इज डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। यानी कि मुझे नहीं पता, मैं तो मान रहा हूं कि डीम्ड मतलब मान लेना कि डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, मान लूंगा कि ये बंदा रीअपॉइंट हो चुका है। यहां तक बताइए जी, कोई भी दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे? क्लियर? तो मुझे बताइएगा कितनी बार एडजर्नमेंट होगा भाई? मैक्सिमम एक बार या दो बार? कितनी बार एडजर्नमेंट होगा, एक बार या दो बार? द आंसर इज मैक्सिमम एडजर्नमेंट एक बार होगा। एडजर्नमेंट एक बार होगा, क्योंकि दूसरी मीटिंग में भी अगर डिसीजन नहीं हो पाया तो भैया वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। परंतु लॉ फिर कहता है देखो जी, कुछ परिस्थितियों में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, कुछ परिस्थितियों में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कौन कौन सी परिस्थितियों में? पहला, अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन उसका प्रपोज हुआ, जहां पे उसका रिटायरमेंट के लिए प्रपोज हुआ था रेजोल्यूशन, बट वो उसका रिटायरमेंट हो गया है, मतलब रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट, दूसरे शब्दों में रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट जो था वो लॉस्ट हो चुका है, वो गिर चुका है, यानी कि वो उसका रिटायरमेंट हो चुका है।
मैंने कहा डीम्ड रीअपॉइंटमेंट तब होता है जब कोई डिसीजन ना हुआ हो, परंतु जब आपने रीअपॉइंटमेंट का डिसीजन गिरा दिया, यानी कि आपने डिसीजन ले लिया, तो जब डिसीजन ले लिया तो फिर और डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात कहां से आई? फिर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात नहीं होगी भाई, बड़ी सीधी सी बात है। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट तब होता है जब डिसीजन ना हुआ हो, परंतु जब रीअपॉइंटमेंट का डिसीजन गिर गया, रेजोल्यूशन गिर गया, इसका मतलब वो रिटायर हो गया, तो फिर किस बात का नो डिसीजन, वो तो डिसीजन हो गया। सेकंड पॉइंट, वो खुद ही बंदा कह दे कि भाई नहीं मुझे नहीं कंटिन्यू करना। तीसरा, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया जाए, मान लीजिए डिस्क्वालिफाइड हो जाए, पागल ही हो गया बेचारा, फिर क्या हो सकता है? एक और सिचुएशन है इन केस ऑफ 162, ये 162 पे जाके मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। 162 पे जाके इसका मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा। ठीक हो गई इतनी बात? मैंने आज क्लास परचेज करी है आपकी, अच्छा धन्यवाद। सीएम बुक कब तक? बिल्कुल बेटा, कंसर्न टीम आपसे दे विल गेट इन टच विद यू, और बुक इसी हफ्ते के वीकेंड तक या मंडे तक आपको बुक डिस्पैच हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़े। भाई हमारा जून का, सॉरी दिसंबर के लिए जो बैच है सीएमए फाइनल का, वो लॉन्च हो गया है सीओसी की वेबसाइट पे, पूरे एक्सक्लूसिवली पूरे इंडिया में। अगर पोपली आपको कहीं मिलेगा तो केवल सीओसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसलिए आप अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी सीएमए फाइनल की लॉ की क्लास ढूंढ रहे होंगे, उन्हें कह सकते हैं कि पोपली इज अवेलेबल एट सीओसी। ठीक है जी, चलिए। फिर कहता है 152 सबसेक्शन 6 कह दो, वो जो रोटेशनल नॉन रोटेशनल वाला है, या फिर सबसेक्शन 7 कह दो, मतलब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट वाला, दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे। ओ माय गॉड, दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे। कहां पर अप्लाई नहीं होंगे? लॉ कहता है अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे जिसमें कम से कम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल हेल्ड है किसके द्वारा? सीजी और एसजी और सीजी प्लस एसजी। किसके पास? 51% कम से कम किसके पास? किसके पास है? सीजी या एसडी या सीजी प्लस एसडी के पास है, ओके, या फिर उनकी किसी सब्सिडरी के पास है। तो इन दोनों पे ही नहीं लगेगा ये लॉ, चाहे 152(6) हो गया या 152(7) हो गया। कोई भी दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत यहां तक? ना कोई हां देता है, ना कोई ना देता है। एक एक्सेप्शन मुझे अभी यहां बतानी है, 162 वाली, वो 162 में जाके बताऊंगा। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला मेरा कॉन्सेप्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। दोबारा बोलता हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अगर वीडियो दिखा दूं तो कैसा रहेगा? चलिए, एक छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट है ताकि सेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। आइएगा। ला 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 ला। हम्म। क्यों राम, देखा आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, तेरे पास क्या है? दोस्त, मेरे पास बीए की डिग्री है। तो क्या कर लिया तूने इस डिग्री का? देख, आज मैं टाटा मोटर्स में अकाउंटेंट हूँ, और तू? इतना टैलेंट होने के बाद भी पूरा जॉबलेस। ये कैसी सजा दी तूने मुझे? आज मेरे पास सीए की डिग्री है, फिर भी मेरी ये हालत, बता मैं क्या करूं? बेटा घबरा। माँ, मैं क्या करूं? बेटा, जिस कंपनी में तेरा दोस्त अकाउंटेंट है, वहाँ तो डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाता? माँ,
आप क्यों मजाक कर रही हो? मैं और डायरेक्टर? हाँ बेटा, तुम्हारे कंपनी एक्ट का सेक्शन 160 यही कहता है। बेटा, तुम एक एप्लीकेशन दो कंपनी कि तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो। माँ, पर मेरे पास तो अभी शेयर ही नहीं है। बेटा मत बेटा, तेरे साथ माँ है ना, चिंता मत कर। डायरेक्टर बनने के लिए कोई शेयर भी नहीं चाहिए। क्या? यानी बिना मेंबर बने कोई डायरेक्टर बन सकता है? हाँ बेटा, माँ, मुझे करना क्या होगा? बेटा तुम Bowling and Associates के पास जाओ। अरे राम, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। हाँ रिया, मुझे डायरेक्टर बनना है, मेरी हेल्प करो। बट मेरे पास कोई शेयर नहीं है। कोई बात नहीं राम, तुम एक काम करो, एक एप्लीकेशन बना दो जहां तुम अपने आप को डायरेक्टर प्रपोज कर दो। रिया, कुछ पैसा भी लगेगा? हाँ राम, तुम्हें 1 लाख का एक डिपॉजिट देना होगा। तो क्या ये रिफंड हो जाएगा? देखो, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी क्वालिफिकेशन एंड टैलेंट मेंबर्स को पसंद आ गया और मीटिंग में टोटल वोट्स में से 25% भी अगर तुम्हें मिल गए तो ये अमाउंट रिफंड हो जाएगा, चाहे तुम डायरेक्टर ना भी बने। बट मेरा कैंडिडेचर बाकी मेंबर्स को कैसे पता लगेगा? वो तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब तुम नोटिस कंपनी को दोगे तो कंपनी फिर एक नोटिस सभी मेंबर्स को देगी, एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। ओके, यानी मेरे डायरेक्टर बनने का नोटिस कंपनी के सभी मेंबर्स को मिलेगा। अगर किसी वजह से कंपनी ये नोटिस नहीं भी भेज पाती तो भी कंपनी ये नोटिस पब्लिश कर देगी न्यूज़पेपर में। थैंक्स रिया, मुझे लगता है अब तो मैं डायरेक्टर बन ही जाऊंगा। रिया, मैं बता नहीं सकता कि तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। काश मैं भी तुम्हारे कभी काम आ सकूं। अच्छा रिया, अब मैं चलता हूँ। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना। रात के समय ना ये क्लिपिंग दिखानी नहीं चाहिए जिसमें ऐसे गाने आ रहे हो ना। आशिक समाज जो है ना वो बेचारा परेशान हो जाता होगा। उनसे पूछो जिनकी छोड़ के चली गई। चलो जी, फिलहाल तो कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है? मतलब वो याद है ना, बचपन में हिंदी की किताब में होता था, पूरी कविता देता था, एंड में पूछता था बताइए कवि क्या कहना चाह रहा है। मुझे आज तक नहीं समझ आया कवि क्या कहना चाह रहा है। जो मुझे लगता था कि कवि ये कहना चाह रहा है, कवि कुछ और ही कहना चाह रहा होता था। पता नहीं कवि क्या कहना चाह रहा होता था। बट फिलहाल कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, यहां पर कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? क्या मैं कह सकता हूं कहानी से प्रेरणा यह मिलती है कि अगर आपके पास कोई भी शेयर नहीं है तो भी आप कंपनी के डायरेक्टर के रूप में अपने आप को प्रपोज कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपके पास शेयर हैं तो ना केवल आप अपने आप को कर सकते हैं बल्कि आप किसी और को भी करवा सकते हैं। यही सेक्शन 160 की खास बात है। 160 क्या कहता है? सेक्शन 160 कहता है कि अगर आपके पास शेयर नहीं है, यानी कि आप आउटसाइडर हैं, तो आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। बट अगर आप कंपनी के मेंबर हैं तो फिर आप अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, आप किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। वाह, गजब हो गया भाई साहब, गजब हो गया। यही तो इस सेक्शन की महानता है। अच्छा, किस तरीके से प्रपोज करना पड़ेगा भाई? ऐसे तो मार्केट में कोई भी रंगा बिल्ला कोई भी अपने आप को प्रपोज करवा देगा। लॉ कहता है ऐसे थोड़ा ना होगा।
क्यों? क्योंकि जब आप प्रपोज करोगे अपने आप को तो साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा 1 लाख रुपए। समझ आई बात? 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा और ये कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा कि कंपनी हम फॉर एग्जांपल आप चाहते हो पोपली रिलायंस में डायरेक्टर बन जाए, ठीक है ना? तो आपने मेरा नाम प्रपोज कर दिया अंबानी साहब को कि अंबानी साहब हम चाहते हैं हमारा पोपली डायरेक्टर बने, और ये नोटिस आपको अंबानी को कब तक देना पड़ेगा? कम से कम 14 दिन पहले, बिफोर द जनरल मीटिंग। मेरी भी कंसेंट ले लेना, मेरी भी कंसेंट ले लेना। पता लगा तुम मुझे पूछ नहीं रहे, मुझे बता रहे हो कि पोपली दी बन गए हो आप। ऐसे नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरी कंसेंट तो लो। तो यानी कि नोटिस के साथ में रिटर्न कंसेंट भी जाएगी कम से कम 14 दिन पहले, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जाएगा 1 लाख रुपए का। अच्छा, तो क्या ये 1 लाख रुपए रिफंडेबल है? लॉ कहता है 2 केसेस में रिफंडेबल है। पहला केस, अगर जिसको आप प्रपोज कर रहे हो वो बंदा डायरेक्टर बन ही गया, वाह 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 वाह, ओ भाई डायरेक्टर ही बन गया तो क्या दिक्कत है, फिर तो भाई बल्ले बल्ले है। तो इसलिए अगर वो व्यक्ति डायरेक्टर ही बन गया तो ये पैसा रिफंड हो जाएगा, यस। या फिर डायरेक्टर नहीं बना परंतु उसको 25% से ज्यादा वोट्स मिल गए हैं, डायरेक्टर नहीं बना परंतु 25% से ज्यादा वोट ले गया है, तो भी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़िएगा। लॉ कहता है कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जिनके लिए 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। किस किस के लिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। भाई साहब इसका पर्पस है ना, ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आया है, ऐसे इसके लिए थोड़े ना हो सकता है। फिर वो डायरेक्टर जिनको कंपनी की नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी रिकमेंड करती है। फिर कुछ कंपनियों में हम देखेंगे नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी का कॉन्सेप्ट आएगा सेक्शन 178 के अंदर जाकर। फिर देखो कुछ एक कंपनियों में नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी होती है और कुछ कंपनियों में नहीं होती। तो जिनमें नहीं होती वहां पर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी का काम करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, बड़े धीरे से बोलना, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, नाम से ही पता लग रहा है कि इसका काम तो नॉमिनेट करना होगा लोगों को डायरेक्टरशिप पर, ठीक है ना? तो कुछ कंपनियों में होती है, जहां पर होती है वो रिकमेंड करेगी और जहां नहीं होती वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे। तो ले देकर पूरी कहानी से पता यह लग रहा है कि अगर किसी डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया या नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी ने रिकमेंड किया या फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में आ रहा है तो 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगेगा। तो फिर वो कब लगेगा? जब मार्केट से कोई भी रंगा बिल्ला अगर अपने आप को कहे कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं या मैं डायरेक्टर किसी को बनवाना चाहता हूं, तब 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। यहां तक मुझे डन का मैसेज मिल सकता है? अरे भाई बोलो ना हाँ। एक लिख रहा है पानी पी रहे हो? हाँ पानी ही पी रहा हूं। यार तुम्हें मैं शक्ल से क्या लग रहा हूं? मैं रोज मैं पानी नहीं पीऊंगा, क्या पीऊंगा बताओ? ये क्या है? ये पहले बताओ ये क्या है? हे भगवान, पोपली के चरित्र पे शक, पोपली के कैसी कैसी बातें करते हैं ये, हे भगवान। मतलब मुझे तो क्लास के बाद गंगा जल का छिड़काव करना पड़ेगा अपने ऊपर। आगे अब लॉ क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए किसी को डायरेक्टर के रूप में प्रपोज करना चाहते हो तो उसका नोटिस जो है आपको कंपनी को देना पड़ता है। ये तो हमने भी देखा कि कम से कम 14 दिन पहले देना पड़ता है। हाँ, अब इससे संबंधित कुछ रूल्स भी हैं जो कहता है कि कंपनी, टेक्निकल है रूल, परेशान कर सकता है यहां पर अगर सवाल बनाए तो। कैसे? कंपनी क्या करेगी? कम से कम 7 दिन पहले, जर्नल मीटिंग से कम 7 दिन पहले इन्फॉर्म कर देगी अपने मेंबर्स को कि लो जी ये व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है, ये व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है। अच्छा, कैसे इन्फॉर्म करेगी अपने मेंबर्स को कम से कम 7 दिन पहले? कैसे इन्फॉर्म करेगी कंपनी? देखो जी 2 तरीके इन्फॉर्म करने के। पहला, इंडिविजुअल नोटिस सर्व करो। इंडिविजुअल नोटिस मतलब सबके घरों पे नोटिस भेज दो, ओके। एंड इस नोटिस को अपनी वेबसाइट पे भी डाल दो अगर वेबसाइट है तो, यानी कि अगर वेबसाइट नहीं है तो मत डालो, बट है तो डाल दो। पहला ऑप्शन क्या है? दोनों में एंड ध्यान रखना, इंडिविजुअल नोटिस प्लस वेबसाइट, नोटिस प्लस वेबसाइट इफ एनी।
वेबसाइट इफ एनी, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन वो कहता है इंडिविजुअल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों इंडिविजुअल नोटिस भेजते हो? जरूरत नहीं है, इसका मतलब वेबसाइट पे भी डालने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर कंपनी इसका पब्लिकेशन कर देती है बाय द वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कहां पर? कम से कम 7 दिन पहले। कहां पर एडवर्टाइजमेंट कर देती है इस चीज की? कहां पर? लॉ कहता है एक वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर देना और साथ में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर देना। वर्नैक्युलर पेपर कहां का? वर्नैक्युलर का मतलब लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर कहां का? उस डिस्ट्रिक्ट का जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, और साथ में एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी कर देना। तो यानी कि 2 ऑप्शन है। रिकॉल करो फटाफट मेरे साथ, दोनों ऑप्शन रिकॉल करो। 14 दिन और 7 दिन, दोनों में फर्क क्या है यहां पर इस सेक्शन में? कम से कम 14 दिन पहले आपको जिसको आप प्रपोज करना चाहते हो उसका नोटिस प्लस उसकी कंसेंट प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी के पास जमा कराना है। उसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी है कि कम से कम 7 दिन पहले मेंबर को इन्फॉर्म करना है। 2 तरीके इन्फॉर्म करने के, इंडिविजुअल नोटिस प्लस वेबसाइट, और दूसरा तरीका एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश प्लस वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। फिर कहता है कि ये सेक्शन ना तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे लगेगा ना ही सेक्शन 8 कंपनी पे लगेगा। लॉजिकल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे क्यों नहीं लगता? बड़ा सीधी सी बात है। हम कह रहे हैं कि मार्केट से कोई भी व्यक्ति आके अपने आप को मेंबर्स के सामने रख सकता है कि लो जी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं। लॉ कहता है मैं भी यही चाहता हूं कि हर एक किसी को मौका मिले, मगर कहां पे मौका मिले? पब्लिक कंपनी में, क्योंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है। बट प्राइवेट कंपनी में क्योंकि खानदान का पैसा लगा होता है, किसी पार्टिकुलर परिवार का पैसा लगा होता है, इसलिए वहां यह सेक्शन नहीं लगेगा। सिमिलरली सेक्शन 8 कंपनी पे भी नहीं लगेगा। अगर सेक्शन 8 कंपनी का आर्टिकल कहता है कि हमारे यहां पर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? बैलेट के द्वारा होगा। बैलेट का मतलब पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट कहीं ना कहीं पेपर नंबर 5 में आपने पढ़ा हुआ है। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि जब मेंबर अपने घरों से वोट डालते हैं, तो जब मेंबर अपने घरों से वोट डालते हैं तो वहां पर यह सेक्शन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेंबर को फिर डायरेक्टर को देखने का मौका नहीं मिलेगा, मेंबर को डायरेक्टर के ऊपर डिस्कशन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो सेक्शन 8 कंपनियां जहां डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बैलेट के थ्रू होता है, वो वहां यह सेक्शन नहीं लगेगा, वहां यह सेक्शन नहीं लगेगा। एक और सेक्शन 8 कंपनी के बारे में एग्जम्पशन है। वो क्या? कि ये सेक्शन उन सेक्शन, अगर सेक्शन 8 कंपनी पे लग भी रहा है ना, तो भी सेक्शन 8 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो चाहें तो फिर सारा अमाउंट रिफंड कर सकते हैं, चाहे बंदे को 25% वोट ना भी मिले हों। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सेक्शन 8 कंपनीज का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना या फिर पैसा कमाना नहीं होता, वो तो कुछ और धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए बनाई जाती हैं। तो इसलिए ये सारा पैसा रिफंड कर सकते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो केवल। ठीक हो गई इतनी बात। निधि कंपनी के लिए 1 लाख रुपए की लिमिट 10,000 रुपए है। यह सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी पे भी नहीं लगेगा जहां पर 100% कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन थोड़ा ध्यान रख लेना इसकी। यहां तक क्लियर? न्यूज़पेपर में भी 7 दिन पहले ही देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। न्यूज़पेपर में भी 7 दिन पहले। आंखें बंद करके रिकॉल करो, ये सेक्शन कहां कहां नहीं लगेगा? प्राइवेट कंपनी नहीं लगेगा, सेक्शन 8 कंपनी नहीं लगेगा अगर वहां पे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बैलेट के द्वारा होता है। फिर सेक्शन 8 कंपनी पे अगर ये लग भी रहा है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो कह सकते हैं कि हम पैसा रिफंड कर देंगे, चाहे 25% वोट ना भी मिले। निधि कंपनी में 1 लाख रुपए की लिमिट 10,000 रुपए, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी जहां पर 100% कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट के पास है या फिर सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। ये है जी हमारा सेक्शन 160। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले सेक्शन के ऊपर जिसका नाम है सेक्शन 161। ला 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 ला। लो जी, सेक्शन 161 के 4 पार्ट्स हैं। 161 सबसेक्शन 1, 161 सबसेक्शन 2, 161 सबसेक्शन 3 एंड 161 सबसेक्शन 4। ओके, सबसे पहले 161 सबसेक्शन 1 नाम है जिसका एडिशनल डायरेक्टर।
मैंने अभी तक तो आपको कहा है कि देखो जी सबसेक्शन मत करना मत करना मत करना, ये इकलौता सेक्शन है शायद जहां मैं कहूंगा आपको सबसेक्शन याद कर लेना। सबसेक्शन 1 2 3 4 चारों याद कर लेना, ये इकलौता ऐसा सेक्शन है अभी तक के चैप्टर में, ठीक है ना। सबसेक्शन 1 इज अबाउट एडिशनल डायरेक्टर। सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर पे आता हूं। फोटो आप देख रहे होंगे, फोटो किसकी लगी हुई है, पहचान गए साहब को? ये हमारे बिल्ली भाई साहब है, बिल्ली। हाँ जी, हुआ क्या, एक दिन अचानक बिल्ली का फोन आया, मैंने फोन उठाया तो कहने लगे हेलो पोपली सर। मैंने कहा यस। कहने लगे बिल्ली दिस साइड। मैंने कहा बिल्ली, ओए ये क्या हुआ? अच्छा, मैं कहा बताइए। कहने लगा पोपली सर मैंने सुना है कि आपकी पोपली सॉफ्टवेयर लिमिटेड खुल रही है। मैंने कहा हाँ। कहने लगे अच्छा तो डायरेक्टर वायरेक्टर की जरूरत है? मैंने कहा है तो सही, मगर सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा, लंच हम ही प्रोवाइड करेंगे। कहने लगा नहीं नहीं फिर नहीं आ सकता मैं, फिर तो मैं किसी और कंपनी में चला जाता हूं। मैं कहा क्यों, तुम कितने दिन आ सकते हो? कहने लगे मैं 15 दिन में एक बार। मैंने कहा भाई ये बंदा अगर मुझे मिल जाए तो मेरा फायदा तो बहुत होगा। मैंने इससे एक और बात कही, मैंने कहा बिल्ली एक बात बता, सितंबर में ही अभी मेरी कंपनी की एजीएम हुई है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मेंबर करते हैं, अब अगली एजीएम होगी अगले साल, क्योंकि अब मैं अभी एजीएम की अब दोबारा ईजीएम भी कर लूं तो खर्चा बहुत होगा और मेंबर भी गालियां देंगे, क्या तुम अगले साल तक वेट कर सकते हो? इसने कहा नहीं नहीं पोपली सर मेरे पास तो 2-3 कंपनियों के ऑफर हैं। मैंने कहा भाई ये एक बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, इसके आने से मेरी कंपनी को फायदा हो सकता है, मैं इसे कैसे जाने दूं, मैं इसे कैसे जाने दूं? एजीएम या ईजीएम करूंगा तो एजीएम तो अब अगले साल होगी, ईजीएम करने में खर्चा होगा। लॉ कहता है बस कर पोपली, रुलाएगा क्या, रुलाएगा क्या, क्या चाहता है? मैंने कहा लॉ मेकर मैं इसे अपॉइंट करना चाहता हूं। लॉ कहता है जा कर ले अपॉइंट, कह दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इसे अपॉइंट कर सकते हैं। कमाल हो गया, यही तो मैं चाह रहा था। तो क्या मतलब एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। वाओ, ये हुआ ना कॉन्सेप्ट। क्यों अपॉइंट करेंगे? क्योंकि एक्सेप्शनल टैलेंट है, अगर आज ना लिया तो कल किसी और का हो जाएगा, फिर मुझे नहीं मिलेगा, तो इसलिए एक्सेप्शनल टैलेंट कहीं और ना चला जाए, इसके लिए पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको लेके अपने पास रख देते हैं। ओके, अब लॉ क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है यहां पर कि आर्टिकल सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देगा। ओ, अगर आर्टिकल पावर ना दे तो क्या होगा देखते हैं, चिंता मत करो। आर्टिकल पावर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस चीज की? अपॉइंट करने की एडी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर। ये एडिशनल डायरेक्टर अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है एजीएम तक। कब तक? एजीएम तक, जब तक मेंबर की एजीएम ना हो जाए, या फिर अगर कंपनी एजीएम ही नहीं कर रही, कंपनी और कलाकार है वो कह रही है हम एजीएम ही नहीं कर रहे, तो लास्ट ड्यू डेट जब एजीएम होनी चाहिए थी। ओके, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा उस व्यक्ति का जिसे जनरल मीटिंग ने ठुकराया हो। तो जिसे मेंबर ने ठुकराया उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एडिशनल डायरेक्टर बना सकता है? नहीं बना सकता। एक एक लाइन इतनी गहरी है, इतनी गहराई में है कि पूछो मत कैसे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर कौन देगा? आर्टिकल। मेरा सवाल है आपसे, क्या आर्टिकल ही अपॉइंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, आर्टिकल केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है। ये सब एनालिसिस लिखा हुआ है, डोंट वरी, अभी सब पढ़वा रहा हूं। आर्टिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज करेगा कि जा बेवफा जा, मतलब जा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जा और जा अपॉइंट कर ले। किसको? एडिशनल डायरेक्टर को। और ये एडिशनल डायरेक्टर अपना ऑफिस होल्ड करेगा कब तक? एजीएम तक, या एजीएम नहीं हुई तो लास्ट ड्यू डेट जब पर एजीएम होनी चाहिए थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप एडिशनल डायरेक्टर नहीं बनाओगे जिसे मेंबर ने ठुकराया है। ओके, अब आइएगा मेरे साथ एनालिसिस करिएगा। शाबाश, जवाब देते जाना, वैसे जवाब दोगे क्या है, लिखे ही हुए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल नंबर 1, क्या एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल कर सकता है? ना ना ना, एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल नहीं कर सकता। आर्टिकल केवल एडिशनल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है। ओके, अगला सवाल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने डिसीजन 2 तरीके से लेते हैं। इससे अगले चैप्टर के अंदर जाके पढ़वाऊंगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने डिसीजन 2 तरीके से लेते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है? पहला तरीका होता है बोर्ड मीटिंग के अंदर, और दूसरा तरीका होता है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन।
तो एक तरीका होता है बोर्ड मीटिंग, दूसरा होता है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पूरे सेक्शन को आपने पढ़ लिया, कहीं लिखा है बोर्ड मीटिंग? नहीं। कहीं लिखा है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? नहीं। तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात का डिसीजन बोर्ड मीटिंग में भी ले सकते हैं और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। पढ़ो जी, आइदर थ्रू बोर्ड मीटिंग और थ्रू रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। क्लियर हो गई इतनी बात? अरे भाई बोलो ना हाँ। थर्ड, अच्छा बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे टीचर बच के निकल जाते हैं कि छोड़ यार ये गली में जाना ही नहीं हमें। कंपनी हैज टोटल डायरेक्टर अंडर सेक्शन, टोटल डायरेक्टर इज 10. Company want to appoint 3 additional director. Decide the total number of director under section 149 subsection 1. 149(1) में क्या एडिशनल डायरेक्टर काउंट होंगे? क्या वो डायरेक्टर हैं? हाँ। तो क्या काउंट होंगे? हाँ। तो यानी कि 149 सबसेक्शन 1 के अंदर कितने डायरेक्टर हो गए? 10 + 3 = 13। ओह, इट इज सो सिंपल। मजा तो अब है ना। ये टोटल डायरेक्टर 12। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं 3 एडिशनल डायरेक्टर को। डिसाइड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6। तो 152 सबसेक्शन 6 में बताइए ये कहां पर काउंट होंगे? अब पेज फंसा, यहां पेज फंस गया। बताइए कहां पे काउंट होंगे? क्या ये रोटेशनल है? क्या ये नॉन रोटेशनल है? लगाइए कॉन्सेप्ट, रिकॉल कीजिए। रोटेशनल डायरेक्टर कौन होते हैं? सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए कहता है रोटेशनल डायरेक्टर वो होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट मेंबर करते हैं इन द जीएम। ओहो, मेंबर करते हैं जिनका अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग? यस। एडिशनल डायरेक्टर कौन होते हैं? जिनका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। ये कहीं भी रोटेशनल की कैटेगरी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। नॉन रोटेशनल कौन होते हैं? नॉन रोटेशनल ऐसे डायरेक्टर होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट या तो आर्टिकल करता है या फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स करते हैं। क्या इनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल ने किया है? नहीं। क्या इनका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ है? नहीं। ना ये रोटेशनल में आ रहे हैं ना ये नॉन रोटेशनल में आ रहे हैं। तो ये कहां माने जाएंगे? ये ना रोटेशनल में है ना ये नॉन रोटेशनल है। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वैसे ही ये माने जाएंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो यानी कि 152(6) के लिए टोटल डायरेक्टर कितने रहेंगे? 12 डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6। अरे चल जाए यार। 12। तो यानी कि ना तो ये रोटेशनल कैटेगरी के हैं ना ये नॉन रोटेशनल कैटेगरी के हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ट्रीटमेंट हुआ वैसे ही इनका हुआ। 149(1) में तो काउंट होंगे परंतु ये यहां पर काउंट नहीं होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? अगला सवाल सुनिएगा आप। बहुत टेक्निकल मुद्दा था ये, बहुत टेक्निकल मुद्दा था। अभी तक आपके एग्जाम में ये मुद्दा पूछा नहीं गया। कोई ऑथर अपनी बुक में इसे लिखता नहीं है तभी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, जो मैंने बताया वही रियल लाइफ में फॉलो किया जाता है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5, आर्टिकल में ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हाट मे बी द पॉसिबल सिनेरियो। लिखा है कि आर्टिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर ऑथराइज करेगा तो 3 सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं कहता हूं आर्टिकल ऑथराइज करे या प्रेस्क्राइब करे, अगर आर्टिकल मना कर दे कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा ही नहीं, या फिर आर्टिकल साइलेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है पेपर के लिए। अगर तो आर्टिकल कह दे कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड। अगर आर्टिकल मना कर दे कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता तो ध्यान रखना एडिशनल डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अगर आर्टिकल साइलेंट रहे तो क्या होगा? अगर आर्टिकल साइलेंट है तो ध्यान रखना हमारा ना एक आर्टिकल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं टेबल नंबर F। कौन सी टेबल होती है? टेबल F। उस टेबल F के अंदर जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो टेबल F है, टेबल F के अंदर जो पॉइंट है उन्हें कहा जाता है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन नंबर 66 इस बात को हैंडल करती है और कहती है कि अगर आर्टिकल साइलेंट है तो फिर क्या होगा? टेबल F अप्लाई हो जाएगी। और टेबल F कहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो दोबारा से तीनों सिचुएशन बोलिएगा। 161 सबसेक्शन 1 में एक नाम लिखा है, एक लाइन लिखी है कि आर्टिकल कैन ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आर्टिकल कैन
इंपावर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, तो मैंने कहा जी इस बात पे ही 3 सिचुएशन बन सकती हैं। सिचुएशन नंबर 1, तान्या कहती है दिस मीन दैट दे विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट। नो, दे वोंट बी काउंटेड एज रिटायरमेंट। तान्या बेटा, रिटायरमेंट उनका होता है जिनका अपॉइंटमेंट जीएम में हुआ हो, जिनका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ना हुआ हो उनके लिए टर्म यूज की जाती है वेकेटेड। तो एडिशनल डायरेक्टर वेकेट होता है। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट डायरेक्टर वेकेट होता है, जिनका अपॉइंटमेंट जीएम में हुआ हो जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर रिटायर होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए अब सुनिएगा, पॉसिबल सिनेरियो बताइए। पॉसिबल सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1, आर्टिकल कहता है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अगर आर्टिकल कह रहा है कि एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। केस नंबर 2, एडिशनल, अगर आर्टिकल मना कर रहा है तो नहीं हो सकता। तीसरा सिनेरियो, आर्टिकल साइलेंट है। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो टेबल एफ अप्लाई हो जाएगी। टेबल एफ में रेगुलेशन 66 अप्लाई हो जाएगी जो कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी? अरे भाई बोलो ना। हाँ चलिए सुनिएगा, जेड लिमिटेड एक कंपनी है, आर्टिकल साइलेंट है एडिशनल डायरेक्टर पे, बट ओहो ओहो ओहो, जेड लिमिटेड आर्टिकल साइलेंट है एडिशनल डायरेक्टर पे, परंतु कहता है टेबल एफ को भी मैं नहीं लगने दूंगा। भाई मुझे आज तक यही पता था कि अगर आर्टिकल साइलेंट होगा तो टेबल एफ लग जाएगी, बट यहां पे लिखा है कि अगर आर्टिकल साइलेंट होगा तो टेबल एफ को भी नहीं लगने दूंगा। ना हम जिएंगे ना तुम्हें जीने देंगे। कमाल हो गई बात। अब क्या होगा सर इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन? देखो जी, मुझे तो यही पता था कि अगर आर्टिकल साइलेंट होगा तो टेबल एफ लग जाएगी, परंतु अब वो कह रहा है मैं टेबल एफ भी नहीं लगने दूंगा। तो भाई हर हर गंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टेबल एफ भी नहीं लग रही ना। उसने मना तो कर दिया कि टेबल एफ भी नहीं लगेगी। ठीक हो गई थी बात? अगली बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए बिल्ली को मेरी कंपनी इतनी पसंद आ गई कि वो कह रहा है कि पोपली साहब मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूंगा, मैं आपकी कंपनी नहीं छोड़ना चाहता। अब देख भाई बिल्ली, बात बड़ी सीधी सी है। अगर तू एजीएम से आगे भी कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि लॉ तो यही कहता है कि एजीएम में तेरा टाटा बाय बाय हो जाएगा, परंतु अगर तू एजीएम से आगे भी कंटिन्यू करना चाहता है बिल्ली, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? 160 का नोटिस देना पड़ेगा। समझ आया? 160 का नोटिस दे दे, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दे, तो तू आगे कंटिन्यू कर सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अरे बोलो भाई बोलो। हाँ तो यस ही कैन कंटिन्यू प्रोवाइडेड नोटिस अंडर सेक्शन 160 इज सर्व्ड। तो 160 का नोटिस सर्व कर दे और तू आगे कंटिन्यू कर सकता है। चलिए अगला सेक्शन आता है जो एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन माना जाता है हमेशा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। अब सवाल उठा ऑल्टरनेट डायरेक्टर आया क्यों था? आजकल तो खैर जमाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है, पर ये उस जमाने में आया था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी। होता क्या था कि मान लीजिए कंपनी के 12 डायरेक्टर हैं, तो 12 डायरेक्टर हैं और कोरम कितनी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की? आंसर इज 1/4। तो 1/4 अगर कोरम होती है तो हुआ कि मान लीजिए कि जैसे 4 डायरेक्टर चाहिए कोरम के लिए। अब 4 चाहिए, कंपनी के 4 डायरेक्टर होते ही नहीं थे कई बार, क्योंकि डायरेक्टर इंडिया के बाहर घूमने गए होते थे परिवारों के साथ, या फिर कई इंडिया के बाहर ही रह रहे होते थे। अब इस सिचुएशन में परेशान होकर क्या हुआ कि कंपनियों ने लॉ मेकर के पास गई और कहा कि लॉ मेकर देखो, हमारे पास कई बार डायरेक्टर होते नहीं हैं, डायरेक्टर ना होने के कारण कई बीमार हैं, कईयों के रिश्तेदार बीमार हैं, कई इंडिया के बाहर हैं, कुछ बताओ ना हमें। तो लॉ मेकर ने कहा एक काम करते हैं, आपकी कोरम मेंटेन रहे, इसलिए अगर आपका कोई डायरेक्टर एब्सेंस फ्रॉम इंडिया है तो आप उसकी जगह पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। परंतु एक बात का ध्यान रख लेना कि जैसे ही आपका ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया आ जाएगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर चला जाएगा, उसका टेन्योर बस इतना ही रखेंगे। ये वो जमाना था जब कंपनी एक्ट 1956 में 1956 में ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि कोरम नहीं बनती थी, क्योंकि डायरेक्टर बाहर होते थे। अब जब 2013 में लॉ मेकर ने बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउ करने की मीटिंग की, तो उस वक्त लॉजिकली इस कॉन्सेप्ट को हट जाना चाहिए था
क्योंकि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है, डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो फिर कोरम की दिक्कत क्या है? तो फिर अल्टरनेट डायरेक्टर को हट जाना चाहिए। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट हमारी रगों के अंदर इतना घुस चुका है कि आज की डेट में कॉर्पोरेट कल्चर में एक आम प्रैक्टिस बन गई है ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की। इसलिए लॉ मेकर ने जानते हुए कि अब इस कॉन्सेप्ट की लॉजिकल जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी लॉ मेकर ने इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखा है। ओके, मगर ये और बात है कि अब इसमें रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा डाल दी हैं कि कौन कौन ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो अब लॉ मेकर ने कॉन्सेप्ट क्या कहता है आज के डेट में देखिएगा। लॉ कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें आर्टिकल ऑथराइज करेगा या फिर उन्हें ऑथराइज करेगा रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। 161 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑथराइजेशन दिया था आर्टिकल ने, परंतु ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए ऑथराइजेशन आर्टिकल भी दे सकता है या फिर रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग भी दे सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऑथराइजेशन मिल जाता है तो आर्टिकल क्या कर सकता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हैं। अब सुनने वाली बात है, किसी भी व्यक्ति को आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हो इन प्लेस ऑफ अनदर डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ फ्रॉम इंडिया। अगर मान लीजिए आपका जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो कम से कम 3 महीने के लिए इंडिया से एब्सेंट है, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ फ्रॉम इंडिया। देखो, काश ऐसा शब्द होता कि अगर आपका ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर जा रहा है कम से कम 3 महीने, तो कहानी अलग बन जाती। परंतु शब्द क्या है, आपका ओरिजिनल डायरेक्टर कम से कम 3 महीने के लिए इंडिया से एब्सेंट है, कहानी अलग हो जाएगी। सर कैसे? अभी एनालिसिस में बताऊंगा कैसे, ये सवाल पूछूंगा अभी मैं आगे। एक बात का ध्यान रखना, अब ये 2 रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं लॉ मेकर ने, ये ध्यान से सुनना, ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर सवाल बन सकता है। पहला, अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो किसी कंपनी के, तो सेम कंपनी में किसी और डायरेक्टर के लिए भी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप आप नहीं होल्ड कर सकते। मेरे सवाल का जवाब देना, एक व्यक्ति 10 कंपनियों में ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है? हां। एक व्यक्ति सेम कंपनी में 2 डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है? ना, नहीं। 10 अलग अलग कंपनियों में ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हो, सेम कंपनी में 2 डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। समझ आया? पढ़ लो दोबारा। अ पर्सन हु इज होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी, अगर आप ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप किसी और डायरेक्टर के लिए होल्ड करते हो तो आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या फिर अगर आप मान लीजिए डायरेक्टर हो, अगर आप डायरेक्टर हो इन द सेम कंपनी, अगर आप सेम कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप साथ में ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी नहीं बन सकते। यानी कि एक ही कंपनी में आप 2 डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते, एक ही कंपनी में आप डायरेक्टर भी हो प्लस किसी और के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी हो, यह भी नहीं हो सकता। तो ये लॉ मेकर ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। क्लियर? एक क्वेरी आई है तान्या की, सर अगर कंटिन्यू करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा तब भी एज एडिशनल डायरेक्टर ही करेगा? नहीं बेटा, अगर वो एजीएम के अंदर मेंबर उसे अपॉइंट कर देंगे तो वो रेगुलर डायरेक्टर बन गया ना। अगर कंटिन्यू करना चाह रहा है तो 160 का नोटिस देगा, फिर मेंबर उसे अप्रूव करेंगे, मेंबर के अप्रूव करते ही वो रेगुलर डायरेक्टर बन गया, फिर तो ठीक है। क्लियर? अगली बात कहता है जी, अगर आप किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदले में ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आप नहीं बन सकते जब तक आप भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहे हो। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अगर आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो केवल कब बन सकते हो, जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, तभी बन सकते हो। अच्छा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस कहां तक होता है, कब तक होता है? जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर वापस ना आ जाए या फिर जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म ना हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, तो तब तक ऑल्टरनेट डायरेक्टर रहता है। अच्छा, उससे पहले अगर मान लीजिए ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में नहीं आया, इससे पहले ही ओरिजिनल डायरेक्टर का रिटायरमेंट ड्यू था, मतलब उसे रिटायरिंग डायरेक्टर बन के आना था, परंतु वो इंडिया में आया नहीं है अभी, और वो रिटायरिंग डायरेक्टर बन के मेंबर के सामने गया
मेंबर कोई डिसीजन नहीं ले पाए, और अगर नहीं डिसीजन हुआ तो क्या होगा, एडजर्नमेंट हो जाएगा। मीटिंग एडजर्न हुई, एडजर्नमेंट में भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। अब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट किसका होगा, ओरिजिनल डायरेक्टर का या ऑल्टरनेट डायरेक्टर का? लॉ कहता है ओरिजिनल डायरेक्टर का। ऑल्टरनेट का क्यों होगा, क्योंकि डिसीजन किसका हो रहा है, ओरिजिनल डायरेक्टर के लिए हो रहा है, तो यानी कि ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट भी किसका होगा, ओरिजिनल डायरेक्टर का होगा। क्लियर हो गया इतनी बात? तो यानी कि अगर टर्म्स ऑफ द ऑफिस ओरिजिनल डायरेक्टर की डिटरमाइन होती है उसके आने से पहले, परंतु कोई डिसीजन नहीं होता, फिर एडजर्न मीटिंग में भी कोई डिसीजन नहीं होता, तो ये जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट है या डीम्ड रीअपॉइंटमेंट है, ये किसका होगा, ओरिजिनल डायरेक्टर का होगा। ओके, और आगे बढ़े, चलिए अब इसका एनालिसिस करके देखते हैं। ये इस पॉइंट का बहुत सारा एनालिसिस है, पढ़िएगा। ये जितने डब्बे में दिया हुआ है सारे का सारा एनालिसिस है, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। कहता है पहली बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था, कोरम को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, D1 कहता है डायरेक्टर है डी लिमिटेड का, इंडिया छोड़ के जा रहा है 6 महीने के लिए, क्या ये मैंडेटरी है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाए? ना ना ना। क्यों? क्योंकि लॉ में क्या लिखा है, 161 सबसेक्शन 2 में, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या शब्द है, मे का मतलब क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना ऑप्शनल है, ठीक है। So is it mandatory to appoint the alternate director? No, it is optional. Okay, third, how the alternate director shall be appointed? कैसे अपॉइंट होगा? ये बात तो पक्की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज कौन करेगा? पहला, या तो आर्टिकल ऑथराइज कर सकता है, या फिर दूसरा मेंबर्स का रेजोल्यूशन ऑथराइज कर सकता है। अच्छा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां पे अपॉइंटमेंट करेंगे, लिखा है बात? नहीं। तो इसका मतलब बोर्ड मीटिंग के अंदर भी हो सकता है और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर? चलिए अगली सिचुएशन सुनिएगा। कहता है जी ए लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि दिल्ली में है, D1 इंडिया के अंदर रहता है, इंडिया छोड़ के अफ्रीका गया है 4 महीने के लिए, D2 रहता ही यूएसए में है, बट ये इंडिया के बाहर ही रहेगा 6 महीने के लिए। याद है मैंने आपको एक शब्द भी बोला था कि काश अगर ये शब्द होता कि अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता, परंतु शब्द क्या है कि ओरिजिनल डायरेक्टर अगर एब्सेंट है इंडिया से तो ट्रीटमेंट दूसरा होगा। अगर वो शब्द होता कि अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया छोड़ के जा रहा है कम से कम 3 महीने के लिए तभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, तो तब ट्रीटमेंट क्या होता कि D1 के बिहाफ पे तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता था, D2 के बिहाफ पर नहीं, क्योंकि D2 इंडिया छोड़ के नहीं जा रहा। बट लॉ मेकर ने शब्द क्या लिखे हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर में? उन्होंने लिखा है अगर ओरिजिनल डायरेक्टर एब्सेंट रहा इंडिया से कम 3 महीने के लिए, तो इसका मतलब D1 इंडिया छोड़ के जा रहा है 4 महीने के लिए, तो ये भी एब्सेंट है 3 महीने के लिए। D2 जो है ही यूएसए में, ये भी एब्सेंट है 3 महीने के लिए। दोनों एब्सेंट है 3 महीने के लिए, यस। तो इसका मतलब क्या दोनों के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल दोनों के लिए अपॉइंट हो सकता है। सिंस both shall remain absent from India, thus in both the cases the alternate director can be appointed. क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे। सवाल उठा क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर की जगह भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, वो तो किसी भी डायरेक्टर की जगह आ सकता है। अच्छा, डी लिमिटेड अब हुआ क्या, कंपनी का D2 जो है डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, वो इंडिया छोड़ के चला गया 3 महीने के से ज्यादा के लिए। क्या D1 जो कि एक और डायरेक्टर है कंपनी का, क्या वो ऑफिस होल्ड कर सकता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर D2? ना ना ना, क्योंकि आप पहली बात सेम कंपनी में 2 डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते, और दूसरी बात अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर होने के साथ किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते, यही तो बोला था। तो यानी कि D1 जो डायरेक्टर है, क्या D2 के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड क्या कहता है, डायरेक्टर है D1 से D10, इवेंट्स क्या हुए जनवरी 18, D1 जो है वो इंडिया छोड़ के गया 6 महीने के लिए, फरवरी 18 राम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन गया, मार्च 18 D10 भी चला गया इंडिया छोड़कर। राम कैन बिकम ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर D10? नॉट पॉसिबल। एक कंपनी में 2 डायरेक्टर के लिए आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो।
एक कंपनी में दो दो डायरेक्टर के लिए आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। बताइए कोई भी दिक्कत यहां तक? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए, परंतु मेरा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। कहता क्या यह पॉसिबल है कि अगर आप एक कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैं, किसमें है, सपोज एक्स लिमिटेड में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या यह पॉसिबल है कि अगर आप एक कंपनी में हैं तो क्या आप दूसरी कंपनी में भी बन जाएं, यानी कि दो कंपनियों में ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप? यस, ये अलाउड है। सेम कंपनी में दो डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप अलाउ नहीं है, बट डिफरेंट कंपनियों में ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप अलाउ है। यस, आप एक एक्स लिमिटेड में हैं, एक वाई लिमिटेड में हैं, अलाउ है आप, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन इन द डिफरेंट कंपनी। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है D1 डायरेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां 10, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां 10, क्या वो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर सकता है इन द Z लिमिटेड? अब ये 165 ना मैंने अभी कराया नहीं है, बट फिलहाल 165 के अंदर जाके पढ़ेंगे हम कि जब आप टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितनी रख सकते हो, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है? द आंसर इज 20। जब वो 20 की काउंटिंग होती है तो 20 की काउंटिंग में ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी काउंट किया जाता है। तो देखिएगा 10 और 10 20 हो गए। क्या आप ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर सकते हो? नहीं, ये 165 का ब्रीच हो जाएगा, तो नहीं कर सकते। अच्छा हमने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ओके, सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा। क्या वुमेन डायरेक्टर के लिए भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर होगी? नहीं, अरे बाबा नहीं। क्यों? क्योंकि वुमेन डायरेक्टर कंपनी पे होनी चाहिए, वो गई थोड़े ना छोड़ के, अभी तो इंडिया के बाहर ही तो गई है। तो वुमेन डायरेक्टर के लिए वुमेन डायरेक्टर ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए, क्योंकि वरना तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाहर भेज के अपने किसी भी रिश्तेदार को बना के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ा दोगे। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट भी इंडिपेंडेंट होगा, परंतु वुमेन डायरेक्टर का ऑल्टरनेट वुमेन डायरेक्टर ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? अरे भाई बोलो ना हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 करने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का है, सुन भी लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सुन लेते हैं। कहता है जी हुआ क्या है, डी लिमिटेड सीरीज ऑफ इवेंट देखिएगा। D1 इंडिया के बाहर गया 6 महीने के लिए। ओके, राम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना है फॉर D1। ओके, D1 जो कि अभी भी इंडिया के बाहर है, वो रिटायरिंग डायरेक्टर बनकर 4th AGM में गया, परंतु कोई डिसीजन नहीं हो पाया, ना ही ओरिजिनल मीटिंग में ना ही एडजर्न मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं हो पाया। तो सवाल उठा अब ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन किसके ऊपर लगेगा? ओरिजिनल डायरेक्टर मतलब D1 के ऊपर लगेगा, या फिर उसकी जगह आए हुए ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब राम की जगह लगेगा? क्या कहोगे? तो क्या मैं कह सकता हूं D1 की जगह लगेगा? यस, D1 की जगह ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का डिसीजन लगेगा। ओके, अगला क्वेश्चन भी सुन लीजिएगा। कहता है जी ये सब एनालिसिस चल रहा है, देखिएगा 4 लाइन का कॉन्सेप्ट और इतना डेप्थ में एनालिसिस है भाई। लीजिए कि हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस के खाना है। समझ आई बात? आधा वर्ज है। क्वेश्चन नंबर 13, सपोज इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्ड टू इंडिया, वेदर ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन स्टिल कंटिन्यू इन द फॉलोइंग केसेस? ओ माय गॉड, कहता है अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया आ गया तो क्या उसके आने के बावजूद भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर कंटिन्यू रह सकता है? डिफरेंट केसेस सुनिएगा। पहला केस, ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्ड फॉर टेम्पररी पर्पस ओनली, मैरिज के लिए आया था, एक रात के लिए वापस निकलना अगले दिन। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन कंटिन्यू, टेम्पररी पर्पस के लिए आया है, या किसी की डेथ हो गई या किसी की मैरिज हो गई या पिताजी की तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर डज नॉट इन्फॉर्म द कंपनी, इंडिया में आ तो गया परंतु उसने इन्फॉर्म नहीं किया कंपनी को अभी तक कि वो आ गया है। और भाई कंपनी है या फिर वो तांत्रिक है कि जिन्हें पता लग जाएगा पहले ही कि वो आ गया है?
कंपनी को कैसे पता लगेगा जब तक तुम इन्फॉर्म नहीं करोगे भाई? तो इसलिए जब तक आप इन्फॉर्म नहीं करोगे तब तक ऑल्टरनेट डायरेक्टर कंटिन्यू रहेगा। बड़ी सीधी सी बात है। तीसरा कहता है ओरिजिनल डायरेक्टर ने कंपनी को इन्फॉर्म भी कर दिया है, परंतु कहा है कि मैं बोर्ड मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। भाई मुझे लेना देना नहीं है कि तुम बोर्ड मीटिंग में आ रहे हो कि नहीं, बट तुम इंडिया में आ गए हो, तुमने इन्फॉर्म भी कर दिया है, दैट्स इट। ऑल्टरनेट डायरेक्टर वहीं पे वेकेट हो जाएगा। वेकेट क्यों? क्योंकि इसे अपॉइंट किसने किया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो इसलिए वर्ड क्या आएगा? वेकेट। अगर मेंबर अपॉइंट करते तो वर्ड क्या यूज होता? रिटायर। समझ आई बात? ये थी जी आज की क्लास। आज का होमवर्क दूं? क्वेश्चन करोगे? पिछली क्लास का होमवर्क पता नहीं किया है कि नहीं। बहुत गजब के इस पे क्वेश्चन है, कुछ अटेम्प्ट करना, मजा आ जाएगा। ये डब्बे में बंद जो है वो बिल्कुल मत करना, वो जब तक तब तक मत करना जब तक मैं अगली क्लास में ना करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 8, ओए होए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो गंगा में नहा गए हो। एग्जामिनर का वो लेवल नहीं होगा फिर तुम्हें परेशान कर सके, चाहे जो मर्जी लेवल पकड़ ले वो। क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो, 10 नहीं करना। 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 13 सुपर्ब, चुन चुन के डाले हैं भाई। 14 मत करना, अभी नहीं करना। 15 कर सकते हो। ये तो जो छुड़वाए हैं उनको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कल पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें इनके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है? अच्छा, अब एक ध्यान रखना, अब कल की और परसों की क्लास नहीं है, यानी कि कल है वेडनेसडे और परसों है थर्सडे। हम अब लोग अब फ्राइडे से कंटिन्यू करेंगे। फ्राइडे को क्लास होगी, फिर सैटरडे को क्लास होगी, फिर मंडे को, मतलब संडे ऑफ ही रहेगा, ठीक है? तो फ्राइडे को मिलेंगे आप लोग। 2 दिन के लिए मैं थोड़ा बाहर हूं इसलिए क्लास नहीं होगी, बट अब फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास है 10 बजे हम लोग मिलेंगे अगेन COC यूट्यूब चैनल पे। क्लास अच्छी लगी हो तो जरा लाइक कर दिया करो, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।